Hello everyone, welcome to all of you. This is अंजू मौर्य और आप लोगों से एक मतलब थोड़ा सा हमें खेद है कि आज हम कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए एलटी के लिए। उसका रीज़न ये है कि देखिए इसलिए अंधेरा अंधेरा सा भी है ना कि आज इधर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से ही आंधी और बारिश वाला जो मौसम है इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको बता दूं कि आप लोग परेशान ना होएं कि मैडम ने आज वीडियो नहीं बनाया या ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप एकदम परेशान नहीं हो। देखिए एकदम फ़ैन वैन सब कुछ बंद है, सुबह से सारा बैटरी वैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गया। तो अभी जैसे ही जो है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक ये चल रहा है तब तक मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। तो प्लीज़ इस बात को लेके आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमें वीडियोज़ नहीं मिले। ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं ना यूट्यूब पे, आप उसको देखते रहिए। इसके अलावा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका सिलेबस ख़त्म करूँगी। आपसे ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं कि आज मैंने वीडियो शूट नहीं किया, ठीक है, तो आप लोग परेशान भी हो रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल में 2 लेक्चर, छोटा छोटा लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। अमीनो एसिड हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हम तीसरा लेक्चर शूट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल का, वो रहेगा मेरा जो है प्रोटीन से। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर है वो है हमारा क्या, प्रोटीन। थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, ये आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बस पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और भी लेक्चर्स में देखिए कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर मैं आप लोगों को देती रहूँगी, आप लोग उसको पढ़ते रहने की कोशिश करना। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स। तो इसको देख लेते हैं, हम लोग प्रोटीन्स करेंगे। प्रोटीन्स, ओके। अब ध्यान से समझना प्रोटीन क्या है। हम लोग एमिनो एसिड पढ़ चुके हैं, अमीनो अम्ल, हम सारी बातें उसके बारे में बता दिया है मैंने। अमीनो अम्ल क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है, और उसके बाद हमने बताया था कि क्या उसके क्राइटेरिया होने चाहिए, एसिडिक, बेसिक, ये सब अमीनो एसिड के नाम बताए थे मैंने। इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम बताए थे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है और प्रोटीन क्या है। तो देखिए प्रोटीन कैसे बनता है इसको सबसे पहले आप समझना। देखिए व्हेन लिखते जाइएगा, ठीक है। 2 अमाइनो एसिड, जब 2 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, कम इन कांटेक्ट, जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, विद ईच अदर, कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ओके, एमिनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनादर अमीनो एसिड, another amino acid, ठीक। फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक, बॉन्ड कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अभी आप बस समझना ऐसे, अभी आप टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आ जाएगा। अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो, अमीनो ग्रुप ना लिख के यहाँ पे पहले लिखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड amino group of another amino acid forms bond called as peptide bond। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसको हम समझेंगे ऐसे, ध्यान से देखना। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि अमीनो एसिड क्या होता है भाई, अमीनो एसिड क्या होता है, देखिए हमने कहा था एक कार्बन, उसके पास कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, एक आर होना चाहिए, एक एच होना चाहिए। जिसमें आर हमने कहा था आर वेरिएबल होता है, आर चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर अब हम जरा देखते हैं इसको, एक अमाइनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड ये हो गया, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे NH2 को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, NH2, HNH, NH2 हो गया ना।
टेंशन नहीं लेना कि ये क्या हो गया। मान लीजिए ये दूसरी अमाइनो एसिड मैंने R1 कर दिया, H कर दिया। अब ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इन दोनों के बीच में यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा और वाटर के फॉर्म में वाटर बाहर निकल जाता है। जब वाटर बाहर निकल जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या बचा, CONH। क्या बचा, CONH, एक बॉन्ड बन गया। तो देखिए अभी क्या हो गया, CONH, ठीक, ये CO, इसका NH, और ये हो गया NH2, ये हो गया R, ये हो गया H, और NH के बाद ये दूसरी अमाइनो एसिड शुरू हो गई है, ये हो गया SA, ये हो गया R1, ये हो गया H। अब देखो ये एक क्या बन गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब ध्यान देना, ये दो अमाइनो एसिड है और ये दो अमाइनो एसिड को हम कहेंगे डाई पेप्टाइड। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड। क्या नाम देते हैं, डाई पेप्टाइड। अब आप इमेजिन करना ध्यान से, तो ये तो हमारा हो गया एक डाई पेप्टाइड। दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 अमीनो एसिड ले लिया। जब हमने 4 अमीनो एसिड ले लिया तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 1 2 3। हमने 5 अमीनो एसिड ले लिया तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 4। हमने 6 अमीनो एसिड लिया तो कितना पेप्टाइड बनेगा, 5। तो मतलब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1। मतलब जितना एमिनो एसिड होगा उसमें से आप एक घटा दो, उतना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ हमारे पास 10 अमाइनो एसिड है, कितना है, 10 अमाइनो एसिड है, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो आप कहोगे 9 अमाइनो एसिड है तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो आप कहोगे 8 अमाइनो एसिड है तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो 7। मतलब जितना अमाइनो एसिड है उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यहाँ तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया डाई पेप्टाइड, ठीक है। डाई पेप्टाइड के बाद अगर हम बात करें, 2 अमाइनो एसिड है, ठीक है, 2 अमाइनो एसिड है तो डाई पेप्टाइड। कितना, डाई पेप्टाइड, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे। और एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। 3 अमाइनो एसिड है तो कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। क्या कहेंगे, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ट्राई पेप्टाइड। 4 अमाइनो एसिड है तो कहेंगे टेट्रा पेप्टाइड। 5 है तो पेंटा पेप्टाइड, ठीक है। 6 है तो हेक्सा पेप्टाइड, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा पेप्टाइड, ठीक है। 9 है तो नैना पेप्टाइड, 10 है तो डेका पेप्टाइड। देखो सोन, और 10 अमाइनो एसिड है, ध्यान सुनिएगा, 10 अमाइनो एसिड है तो इसको हम क्या कहेंगे, डेका पेप्टाइड कहेंगे। क्या नाम देंगे, डेका पेप्टाइड कहेंगे। और जब मोर देन 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ने लग जाएंगी तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड कहना शुरू कर देंगे। क्या नाम देंगे इसको, हम पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। और जब मोर देन 50 अमाइनो एसिड होंगी तो इसको हम प्रोटीन कहने लग जाते हैं। यही है प्रोटीन भैया। 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ गई तो इसको हम क्या कहने लग जाते हैं, प्रोटीन कहने लग जाते हैं। 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़ी तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।
पता है मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है बाहर का कि मुझे डर लग रहा है कि इन्वर्टर भी जो है वो बंद ना हो जाए। तो आप लोग इतनी बात समझ लीजिए, प्रोटीन क्या है इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप चलिए देखिए, हाँ सर चलिए, तो अब ये हमें समझ में आ गया कि 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड होंगी तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। तो अब देखिए, अब आपसे एक्चुअल चीज़ क्या पूछा जाता है भाई, बताइए प्रोटीन क्या है। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं, ये बात समझना। और प्रोटीन कैसे बना है, तो आप कहोगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस। कैसे, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा बना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनी है, अमीनो एसिड के डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर वहाँ से निकला है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं और ये कैसे बने हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बना है। अब बहुत सारे बच्चों का जैसे मतलब ये क्वेरी रहता है कि इतना पूछा जाता है, अरे इससे ज़्यादा पूछा जाता है। पीजीटी का पेपर उठाइए, ठीक है, 2021 का, वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, उसको मैं बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अब जरा ध्यान से देखना। हमने कहा कई सारी अमीनो एसिड ऐसे जुड़ती गई, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनता गया। मान लो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये क्या है, पहली अमाइनो एसिड ये है, और दूसरी सबसे लास्ट अमाइनो एसिड ये है। कौन सी, ये सबसे लास्ट अमाइनो एसिड है। अब एक बात बताओ, पहली अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है, COOH, COOH पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। इसका कौन सा ग्रुप फ्री है, NH2 फ्री है ना, NH2 ग्रुप फ्री है, इधर वाला ग्रुप NH2 था, NH2 फ्री है। और इसका कौन सा ग्रुप फ्री है, COOH फ्री है। इसका लास्ट वाले का NH2 बॉन्ड बनाया है, COOH फ्री है। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जरा ध्यान से देखना, अगर हम एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे हम जोड़ते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम हम कहेंगे कि जो पहला अमाइनो एसिड है उसका NH2 फ्री है। इस एंड को, इस छोर को कहते हैं एन टर्मिनल। क्या कहते हैं, एन टर्मिनल। और आखिरी वाले छोर को कहते हैं सी टर्मिनल। क्या कहते हैं, सी टर्मिनल। क्यों, क्योंकि N फॉर यहाँ पे NH2 ग्रुप है और C फॉर यहाँ पे COH ग्रुप है। तो हमेशा याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल होती है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल होती है। अरे कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में बन रहा है, पहले का NH2 फ्री है, आखिरी वाले का COOH फ्री है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये N टर्मिनल टू C टर्मिनल बना हुआ है। और पीजीटी में देखो, पीजीटी में देखिएगा आप लोग, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछा गया था यही। इसमें कई ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था इसमें से रॉन्ग बताइए। और प्रोटीन के बारे में सब कुछ दिया था। तीसरा वाला ऑप्शन दिया था C टर्मिनल टू N टर्मिनल,
कहा था प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या है, सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल। यही गलत है, यही गलत है, क्योंकि प्रोटीन बनने की प्रोसेस एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होती है, ना कि सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। और मैं बार बार सारे के सारे स्टूडेंट्स से यही कह रही हूँ कि आप देर मत करो, जितनी जल्दी आप एडमिशन ले सकते हो आप लोग एडमिशन लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आपने पढ़ाई शुरू कर दिया आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा और आप विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई हमको तो वैसे आपसे ज़्यादा टेंशन रहती है, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो कि हाँ मैडम पढ़ाएंगी। और मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स, जैसे हो सकता है बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिले, उसके बाद सारे वीडियो भाई जो रहते हैं वो पब्लिक कर दिए जाते हैं। ये पूरा का पूरा सपोर्ट टीम और जो भी यहाँ के डायरेक्टर वगैरह हैं उनका यही रहता है कि किस तरीके से पहले स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, जैसे बच्चों को पता चल सके कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद सारे पब्लिक हो जाएंगे। और अभी जितने भी अभी भी मेरे कम से कम 30-35 वीडियोस बड़े बड़े, मतलब 1-1 घंटे के 1.5-1.5 घंटे के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, है ना। वो भी बाद में जैसे जीआईसी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जीआईसी के बच्चों के लिए जैसे एक जीआईसी एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो भी बाद में जो है ना वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद में क्या कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो पहले अभी पब्लिक है, बाद में उसको प्राइवेट कर देते हैं लोग। ठीक, तो अभी मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि आप लोग जो तैयारी आपको बाद में करनी है, जो फॉर्म आने के बाद आप दौड़ना शुरू करते हो इस कोचिंग में उस कोचिंग में, इस प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे, तो आप स्टार्टिंग से करो। देखो जब आप इस तरीके की पढ़ाई करोगे ना, एक एक पॉइंट क्लियर करके, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आप जो है एकदम ये चीज़ दिमाग में रख के चलिए कि आपको हर छोटी छोटी पॉइंट जो है वो वहाँ से इसके डाउट जो है ना क्लियर करने ही करने हैं। हर छोटे छोटे डाउट आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो प्रोटीन बनने की प्रोसेस सी टर्मिनल से एन टर्मिनल होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब ये तो हमारे प्रोटीन की कहानी हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि प्रोटीन्स कितने तरीके का होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, प्रोटीन 3 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल प्रोटीन, ठीक है, सिंपल प्रोटीन, और दूसरा होता है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा है डेराइव्ड प्रोटीन। क्या है? डेराइव्ड प्रोटीन। पहले समझिए इस चीज को, ध्यान से देखना है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड। पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि एमिनो एसिड मिलके क्या बनाया भाई, प्रोटीन बनाया। तो जब एमिनो एसिड प्रोटीन बनाया था तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना था, CONH। कौन सा बॉन्ड है ये, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना। क्या है ये, पेप्टाइड बॉन्ड है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसके बनने की प्रोसेस क्या थी, वाटर हटा था ना, वाटर रिमूव हुआ था। वाटर रिमूव हुआ था तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे प्रोटीन बनने की प्रोसेस डिहाइड्रेशन है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनने की प्रोसेस डिहाइड्रेशन है। लेकिन अगर इस प्रोटीन को आपको तोड़ना हुआ तो प्रोटीन को आप तोड़ोगे तो अमीनो एसिड बनेगा, यही ना भाई। देखो एमिनो एसिड है, मिल मिल के प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को तोड़ोगे तो एमिनो एसिड बनेगा। तो क्या करोगे, जहां वाटर यहाँ निकला था यहाँ वाटर जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे आप वाटर डालते हो, यहाँ से आप वाटर निकालते हो। ठीक है, यहाँ वाटर निकालते हो तो डिहाइड्रेशन, या डिहाइड्रेशन को और क्या कहते हो, कंडेंसेशन। क्या कहते हो, कंडेंसेशन कहते हो। और जब आप प्रोटीन से अमीनो एसिड निकालोगे तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। तो आप कह सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड का बनना डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ोगे तब तो अमीनो एसिड मिलेगा। तो ये कैसी प्रोसेस होगी, ये हो जाएगी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हो गया। इसको जरूर नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनना,
डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन, प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। एक और चीज़ कभी कभी आपने सुना होगा कि अमीनो एसिड क्या है, तो आप कहते हो कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का, जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग किससे बनी हुई है भाई? किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है ना। कोई एक बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है तो हम कहते हैं कि उसी तरीके से अमीनो एसिड जो है ना वही मिल मिल के प्रोटीन बनाया है, तो आप कहते हो अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब हमें ये पता चल गया कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बना किस प्रोसेस के द्वारा और प्रोटीन से अमीनो एसिड बना किस प्रोसेस के द्वारा, ये बात हमें पता चल चुकी है। ठीक, चलिए आइए इसको रब करूं, मिटाऊं इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, हमने अब कहा था, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हमने अभी कहा था कि ये जो प्रोटीन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब देखिए, हमने कहा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो ओनली अमाइनो एसिड हो। ठीक है, ओनली अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाया हो, मतलब पूरी तरह से वो एकदम प्योर प्रोटीन हो। कैसी हो? प्योर प्रोटीन। प्योर प्रोटीन का मतलब ओनली प्रोटीन पार्ट हो, यहाँ पे ओनली प्रोटीन पार्ट हो और कुछ ना हो। ओनली प्रोटीन पार्ट हो और कुछ ना हो। ठीक, लेकिन कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें दो पार्ट होगा। एक तो प्रोटीन पार्ट होगा, ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है जिसमें जो तो प्रोटीन होती है, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक, प्रोटीन पार्ट भी होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड इसी को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने नाम लिख दिया, पहली प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखना जरा, आप इसको समझना। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में दो पार्ट है, एक तो प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे क्या है और प्रोटीन पार्ट क्या है? तो प्रोटीन पार्ट मतलब ये तो कम प्रोटीन होगा, लेकिन इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन भी है, नॉन प्रोटीन भी है। तो ऐसी प्रोटीन को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं आगे। इसके एग्जाम्पल, ये मैंने पहला लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। इसके एग्जाम्पल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम। इसका एग्जाम्पल है राइबोसोम। पहला एग्जाम्पल है राइबोसोम। राइबोसोम एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान समझना, राइबोसोम किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए का बना होता है, ये आरएनए और प्रोटीन। तो आपने कभी नाम सुना होगा कि राइबोसोम किससे बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से बना है। आरएनए प्लस प्रोटीन को राइबोसोम कहते हैं। तो बताइए, एक पोर्शन तो इसका आरएनए हो गया, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड है। एक पोर्शन इसका प्रोटीन हो गया, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो राइबोसोम क्या है भाई? न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबोसोम क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो पहला एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जाम्पल बताइए, राइबोसोम। याद रखना, जब हम कभी दो टर्म ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियो प्रोटीन, देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे एक टर्म है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा टर्म है प्रोटीन। तो इसमें हम कैसे पता करते हैं कि कौन कम है कौन ज़्यादा है?
मतलब हमें दो चीज़ है, यहाँ न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा है? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम ध्यान से देखना है इस चीज को। जो टर्म पहले प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, जो टर्म बाद में प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ कम है, प्रोटीन यहाँ ज्यादा है। सेम इसी तरीके से कोई टर्म हम फिर ले लेते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या ले लिया हमने? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, तो अब कहेंगे यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी है और यहाँ प्रोटीन भी है। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ प्रोटीन भी है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ कम है, प्रोटीन यहाँ ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम नाम दे दे पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन भी सुना होगा आपने, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि बताइए इसमें कौन कम है इसमें कौन ज्यादा है? पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। यहाँ भी प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है। फर्क बस इतना है कि यहाँ प्रोटीन कम है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट कम है यहाँ प्रोटीन ज़्यादा है। तो जो पहले होता है वो कम, जो बाद में होता है वो ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हमने कह दिया कि चलिए यहाँ पे ये बात तो मैं समझ में आ गई, पहला न्यूक्लियो प्रोटीन है राइबोसोम। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये पहला था, सपोज करो ए था, ये सपोज करिए बी है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन। अब मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम भी किसका बना होता है, तो ध्यान, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन किसका बना होता है? तो ये बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। किसका? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो समझना जरा ध्यान से, डीएनए क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन, ये भी एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? ये भी एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब चलिए मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रही हूं, नंबर सी। नंबर सी देखिए, वायरसेस। अरे वाह, आप कहोगे ये क्या है? वायरसेस भी न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि वायरसेस की बॉडी में दो ही चीज होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, लेकिन दोनों कभी नहीं होता। तो डीएनए होगा तो भी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है तो भी न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन होता है। ठीक है, वायरसेस की बॉडी किसकी बनी होती है? चाहे डीएनए चाहे आरएनए और साथ साथ प्रोटीन। तो ये न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन। प्रोटीन को कहते हैं, इसके प्रोटीन को कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। तो हमने कह दिया भाई वायरसेस भी न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन के एग्जाम्पल हम बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब पता है आपको, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब आप कभी राइबोसोम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लाइन दी रहती है, राइबोसोम एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। वायरस पढ़ते हो तो वायरस में एक लाइन दिया रहता है कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। जब आप क्रोमोसोम पढ़ते हो तो उसमें भी एक लाइन दिया रहता है कि क्रोमोसोम एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। और आप सीख नहीं पाते, आप गलती कर जाते हो, आप क्योंकि आपको रटना रहता है। ठीक है, आपको रटना रहता है, इसलिए आप वहाँ से गलती कर जाते हो। लेकिन अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ क्लियर कर लिया तो समझिए आपने वहाँ वाला भी पॉइंट जो है पक्का कर लिया है, वहाँ वाला पॉइंट भी आपने एकदम कंफर्म कर लिया है। अब आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। क्या भूल जाओगे क्या? इसे नहीं भूलोगे ना? ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज और बता दूं, कभी कभी ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक न्यूक्लियो नहीं, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम इस किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। कुछ एग्जाम्पल हमने बताया, इसका एग्जाम्पल है राइबोसोम, क्रोमोसोम, वायरसेस। ठीक है, तो ये हो गया पहला न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, और अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ना? हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तीसरा हो गया लाइपोप्रोटीन।
लाइपोप्रोटीन, ये भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे हमारा जो एंटीबॉडी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, हमारा एंटीबॉडीज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारा एंटीबॉडीज इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंटरफेरॉन इसके एग्जाम्पल हैं, इंटरफेरॉन्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत सारे ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ, मतलब प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि आप कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों होती है ना। हाँ, हालांकि थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है, ये लाइपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब देखिए सिंपल प्रोटीन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल हमने कहा इसमें बस प्रोटीन पार्ट होगा, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं। जैसे आप समझना कि एक प्रोटीन है रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को जितना आपके एग्जाम में आ सकता है मैं उतना आपको बता रही हूँ। रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब रूबिस्को, इतनी बात याद रखना, रूबिस्को के बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी बात याद रखना कि ये जो है ना एक केल्विन साइकिल का या C3 साइकिल का फर्स्ट एंजाइम है, पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम ऑफ C3 साइकिल। अभी यहीं पे लिख लीजिए इसके बारे में कुछ बातें, और इसीलिए इसको हम कहते हैं पेसमेकर ऑफ केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। C3 साइकिल का पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। और एक ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, बाई फंक्शनल एंजाइम मतलब इसके दो फंक्शन हैं, एक ये ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी भी करता है, समझना, ऑक्सीजिनेज, और एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी करता है। मतलब जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ऑक्सीजन से तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। मतलब बाद में हम देखेंगे, बस इतना याद रखना कि ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, इसीलिए इसका नाम है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, दोनों नाम है इसका, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी ऑक्सीजिनेशन एक्टिविटी भी। मतलब ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, और आगे चल के यही फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, मैं वो आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया रूबिस्को। रूबिस्को एक सिंपल एंजाइम है, और रूबिस्को के बारे में सबसे अच्छी बात, दिस इज मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा, प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर, प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने बताया आप लोगों को, बायोस्फीयर का मतलब जितना टोटल जो बायोस्फीयर है, पूरा का पूरा जितनी दुनिया है, दुनिया में जितने इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है रूबिस्को। कौन सी प्रोटीन है भाई? रूबिस्को सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन है पूरे होल बायोस्फीयर में। तो पहला सिंपल एंजाइम रूबिस्को आपको याद रखना है। दूसरा सिंपल एंजाइम के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कोलेजन, ठीक है, क्या याद रखना है? कोलेजन। अब देखिए कोलेजन क्या है।
पहले जान लेना कि दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन मतलब सेल के बाहर जनरली ये पाई जाती है। जैसे सेल है, सेल के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर। तो जनरली ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है। और याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कोलेजन के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ कि जो कोलेजन है ना, याद रखना, दिस इज मोस्ट abundant प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम। मतलब पूरे अगर एनिमल की बात करी जाए तो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन। और प्लांट किंगडम की बात करोगे तो रुबिस्को, और पूरा का पूरा भी बात करोगे तो भी रुबिस्को। मतलब पूरी दुनिया की प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन है? रुबिस्को। प्लांट में रुबिस्को, एनिमल में कोलेजन। जैसे आप कहते हो जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। लेकिन बायोलॉजी के फादर भी हैं एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। उसी तरीके से आप कहोगे कोलेजन जो है एनिमल का है, ठीक। रुबिस्को प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, या फिर होल बायोस्फीयर का भी रुबिस्को है एरिस्टोटल जैसा, ठीक। तो चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कोलेजन मैंने पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक बात दिमाग में आ रही है, नोट करके ज़रूर लिख लेना, नोट करके लिख लेना। जब विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, आप बताओगे? स्कर्वी डिजीज होता है। कौन सा? स्कर्वी। कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। विटामिन सी है क्या भाई? एस्कॉर्बिक एसिड है ना। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इस स्कर्वी रोग में होता क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी त्वचा फटने लग जाती है, और हमें जो चोट लगती है ना, उसके घाव जल्दी नहीं भरते, ठीक है, उसके घाव जल्दी नहीं भरते। और इसलिए क्योंकि वहाँ पे यही प्रोटीन सबसे स्कर्वी में कोलेजन प्रोटीन डिस्टार्टेड हो जाता है, कोलेजन प्रोटीन अफेक्ट होता है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। और इसकी वजह से हमारे घाव नहीं भरते, हमारे जो है ये त्वचा वगैरह फटने लग जाते हैं, होंठ फटने लगते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी जब देखते हो आपके होंठ फटते हैं या आपकी त्वचा फटती है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खट्टी चीज़ें जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसका सेवन करना चाहिए। तो ये तो पूरा का पूरा हमारी कहानी हो गई भाई, किसकी? सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा एक बचा हुआ है, उसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन क्या है? तीसरा है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन, है ना। डेराइव्ड प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये प्रोटीन के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डाइजेशन, जैसे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन डाइजेशन होता है तो पहले तुरंत अमीनो एसिड नहीं बनता, पहले बड़ी प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में तोड़ा जाता है तो उसको पेप्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टोन्स। फिर आपने देखा होगा फिर उसको तोड़ोगे तो प्रोटियोजेस बनते हैं, ठीक है, तब तोड़ोगे तब आपका डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड बनता है, ठीक है, और फिर जाके क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। तो सबसे सिंपल क्या है? अमीनो एसिड है। अगर यही बन गया मतलब प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो गया। तो देखो ये सब प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं, प्रोटीन के ही पार्ट हैं, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस। तो मतलब जो प्रोटीन के डेरिवेटिव, प्रोटीन के टूटने से जैसे बड़ी सी प्रोटीन आपने ले ली, उसको तोड़ा, फिर छोटी प्रोटीन बन गई पेप्टोन्स, फिर प्रोटियोजेस, फिर टेट्रापेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, और फिर अमीनो एसिड। तो ये सब क्या है? प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं। क्या है? प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं। इसी को कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। चलिए, बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है? किसी को कोई समस्या है यहाँ तक?
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है, आप लोग भाई फटाफट देखिए। मैं यही कह रही हूँ कि आपको डरना नहीं है चीज़ों से, सब आसान है, सब आसान है। अगर मैं एक बार इसको समअप करूँ सारी चीज़ें, तो देखिए प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। फिर 10, मैंने कहा था कि 10 तक अगर है तो उसको देखिए यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना है। 10 अमीनो एसिड तक है तो उसको डेकापेप्टाइड कहते हैं। 10 से ज़्यादा हुआ पॉलीपेप्टाइड, 50 से ज़्यादा है उसको प्रोटीन कहेंगे। हाँ, एक प्रोटीन का नाम है इंसुलिन, नाम सुने हो आप? इंसुलिन। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 51 अमीनो एसिड, इसीलिए इसको कहते हो कि ये एक प्रोटीन है। लेकिन एक प्रोटीन में आपको और बता दूं, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो सुना है आप लोगों ने? ऑक्सीटोसिन ये ऑक्टापेप्टाइड है भाई, इसको कहते हैं ये ऑक्टापेप्टाइड है। शायद ऑक्टापेप्टाइड है या नैनोपेप्टाइड है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। क्यों इसको ऑक्टापेप्टाइड कहा? क्योंकि यहाँ पे 8 अमीनो एसिड ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक एडीएच होता है, एडीएच नाम सुना है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो, ये नैनोपेप्टाइड होता है। कितना होता है? नैनोपेप्टाइड। तो ऐसे कहने का मतलब यहाँ पे 9 एमिनो एसिड है, और जब 10 से ज़्यादा होगा तब उसको आप पॉलीपेप्टाइड कहोगे, और 50 से ज़्यादा हुआ तो उसको आप प्रोटीन कहने लग जाओगे। ओके, फिर देखिए हमने कहा कि प्रोटीन कैसे कैसे बना है, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल बना है, ये बात आपको याद रखना है। कैसे बना है? एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। फिर आखिरी में मैंने क्या बताया आपको कि प्रोटीन के पूरा का पूरा मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताया कि प्रोटीन सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डेराइव्ड। सिंपल का मतलब इसमें केवल अमीनो एसिड हो, मतलब केवल प्रोटीन पार्ट हो, जैसे रूबिस्को के बारे में बताया, कोलेजन के बारे में बताया, ये सब चीज़। बाकी इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। और उसके बाद कॉन्जुगेटेड का मतलब, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? वहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ और भी कुछ पार्ट हो, जैसे मैंने आपको राइबोसोम बताया, न्यूक्लियोप्रोटीन है, क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन है, वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। और डेराइव्ड मतलब जो प्रोटीन के ही डेरिवेटिव होते हैं, प्रोटीन से ही बने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, प्रोटीन को तोड़ोगे तो पेप्टोन, प्रोटियोज, डाईपेप्टाइड ऐसे बनेगा, तो ये क्या है? डेराइव प्रोटीन है। कोई टेंशन यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलें। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। और भी मैं आपको लास्ट में प्रोटीन को एकदम लास्ट में बताऊंगी, प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए अब क्या है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे प्रोटीन आगे फिर कई टाइप की होती है, ध्यान से देखना। एक है प्राइमरी प्रोटीन, नाम सुना होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंड तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक। फिर क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, और फिर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब हमें प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये 4 स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से समझना। 4 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर को हम लोगों को कैसे डिस्कस करना है ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहला सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो क्वाटरनरी है सबसे कॉम्प्लेक्स है, जो प्राइमरी है वो सबसे सिंपलेस्ट है। अब देखिए मैं एक एक करके इसको डिस्कस कर रही हूँ, हम ऐसे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है।
तो इसको ध्यान से समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ध्यान से देखिएगा, लीनियर चेन मतलब एकदम सीधा चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब ढेर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हों, ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों, कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखिए कितना सिंपल है, ये कह रहा है भाई अगर अमीनो एसिड ऐसे बस एकदम सीधे सीधे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों तो ये प्रोटीन का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसे बीच के अमीनो एसिड, तो इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल यही है कि अमीनो एसिड ऐसे सीधे 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 जुड़ा हो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाए, इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, ये सबसे सिंपलेस्ट है। अब इसका, इस स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? तो इम्पॉर्टेंस याद रख लेना, दो है, दो इम्पॉर्टेंस का महत्व क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर का महत्व क्या है, ठीक है। तो पहले चीज है सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड, एक ही है सीक्वेंसिंग, इसका महत्व मैं ऐसे बताइए स्ट्रक्चर, ठीक है। सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड, मतलब इसका सिंपल सा मतलब इतना सा है। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है ये भी बता दूं। सीक्वेंसिंग का मतलब पोजीशनल, मतलब अगर आपको पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड बतानी हो इन प्रोटीन, इन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर कौन सी अमीनो एसिड कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो ना। तो पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन, तो इसको कहते हैं प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए, सीक्वेंसिंग का मतलब हमें अगर बताना हो कि उसमें एमिनो एसिड की पोजीशन कहाँ है, मतलब सपोज ग्लाइसिन कहाँ है, मान लीजिए ये वाला ग्लाइसिन है, ये वाला एलेनिन है, तो आप कैसे बताओगे कि तब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ही देख के बताओगे कि मतलब एकदम स्ट्रेट है ना, क्योंकि भाई कुछ प्रोटीन ऐसे फोल्ड होती हैं, कुछ बहुत सारे बॉन्ड बनाती हैं, तो हम वहाँ पे आसानी से नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये प्रोटीन एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई देखिए सबसे सिंपल सा यही स्ट्रक्चर है, इसी में हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग बता सकते हैं। यहीं पे हम बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे है और किस अमीनो एसिड के कितने नंबर हैं। और एक बात याद रख लेना, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन सबसे पहले किसने किया था? सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन सबसे पहले किया था सैंगर ने, एक साइंटिस्ट थे सैंगर, और शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने इंसुलिन में किया था क्या। सैंगर साइंटिस्ट ने किया था इन इंसुलिन, इंसुलिन की सीक्वेंसिंग सबसे पहले शायद की गई थी, ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन की। अब मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूँगी, मुझे एकदम याद भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन किया था सैंगर साइंटिस्ट ने। किसने किया था? सैंगर साइंटिस्ट ने किया था। और किस में किया था? इंसुलिन में किया था। ये शायद, मैं थोड़ा सा, मुझे डाउट है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है इंसुलिन सच है कि थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, मैं इसको देख लूँगी, बता भी दूँगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे चलें। सेकेंडरी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बने? कौन सा बॉन्ड है? केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड है। अब हम बॉन्ड भी देखेंगे आगे आगे, ठीक। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगला हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है?
अब देखना, बस आप इतना समझ लेना कि यहाँ पे क्या होता है, हर जगह अमीनो एसिड तो होगा ही, बिना अमीनो एसिड के तो प्रोटीन बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड होंगे। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो हर जगह होगा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तो प्रोटीन होगा ही नहीं। प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो तरीके की होती है। कैसी? एक होती है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। एक क्या है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। ठीक है, अल्फा हेलिक्स। और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड प्रोटीन, बीटा प्लीटेड प्रोटीन या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड, बहुत बार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट, क्या बताया मैंने, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक, देखिए हमने कहा एक अल्फा हेलिकल है, दूसरा है बीटा प्लीटेड, दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इस अल्फा हेलिकल में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप कहोगे कि मैडम इतना तो पढ़ा दे रही हो, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। आपको सफल होने के लिए शॉर्टकट तो अपनाओगे, जब तक शॉर्टकट अपनाओगे 1 2 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जाओगे, इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। बस मैं आपको बता दे रही हूँ इंट्रा चेन और इंटर चेन का मतलब क्या है। ये प्राइमरी हेलिकल कहाँ बनती है, विद इन वन पॉलीपेप्टाइड, विद इन वन पॉलीपेप्टाइड। चलिए अब इसको जरा ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलीपेप्टाइड ले लिया, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो भी, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड, 6, ऐसे समझो, आपको बहुत डिटेल नहीं लेके जा रही हूँ। अब एक अमीनो एसिड है तो इसके पास कहीं ना कहीं तो CO ग्रुप होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं CO ग्रुप होगा इसका। तो अगर इसका, जैसे मान लो सपोज करो ये अमीनो एसिड है, तो इसका CO तो इसमें बॉन्ड पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इसका NH तो फ्री है ना, इसका NH किसी के CO के साथ इसका H और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मतलब एक ही पेप्टाइड के अंदर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये केवल एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे देखना, बीटा प्लीटेड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन 2 पॉलीपेप्टाइड्स, यहाँ पे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड ले लो, बिटवीन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड कह दो, मोर देन 1, मतलब मान लीजिए आपने एक पॉलीपेप्टाइड ये ले लिया, मतलब एक अमीनो पॉलीपेप्टाइड मतलब एक चेन है अमीनो एसिड की, और ये एक अमीनो एसिड की चेन है, इसका CO जैसे ऐसे समझो ये है, इसका मान लो CO फ्री है, इसका NH फ्री है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कभी ना कभी पढ़ा होगा ना, किसमें, केमिस्ट्री में। तो बस कहने का मतलब बस इतना है और कुछ नहीं,
कि यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड के बीच में सेम चेन के बीच में है तो इसको इंट्रा चेन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड, ये अलग है ये अलग है, तो इसको इंटर चेन कहते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल, और याद रखना दिस इज द हार्ड प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन हार्ड प्रोटीन होती हैं और ऐसी प्रोटीन सॉफ्ट प्रोटीन होती हैं। कैसी होती हैं? सॉफ्ट प्रोटीन होती हैं। कैसी होती हैं? सॉफ्ट प्रोटीन होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, हम एग्जाम्पल लिखते हैं अल्फा केराटिन, पूछा जा चुका है अल्फा केराटिन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है? हमारे नेल्स में, नाखूनों में, हमारे स्किन में, ठीक है, हमारे जो है बाल में, हेयर में, ठीक, और जानवरों की सींग में, मतलब हॉर्न में, जानवरों के खुर जानते हो, हूप्स, उसमें। तो ये सब हार्ड प्रोटीन है, अल्फा केराटिन। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट प्रोटीन एक है बीटा केराटिन भी होता है भाई, देखिए बीटा केराटिन भी होता है। और अल्फा केराटिन हार्ड होती है, बीटा केराटिन सॉफ्ट होती है। वो बीटा वाली प्रोटीन है, ये अल्फा वाली प्रोटीन है, लेकिन दोनों सेकेंडरी प्रोटीन है। तो केराटिन क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। हालांकि ये, और पता है ये कहाँ होता है? बीटा केराटिन सॉफ्ट है तो कहाँ होगा भाई? ये पाया जाता है आपके फेदर्स में। आपके फेदर्स में नहीं, पक्षियों के फेदर, पक्षियों के पंख कितने मुलायम होते हैं ना, फेदर में पाया जाता है। तो पहली तो बीटा केराटिन है, और दूसरी आपने कभी नाम सुना है फाइब्रोइन? फाइब्रोइन सिल्क प्रोटीन है। क्या है? सिल्क प्रोटीन। कितना मुलायम होता है। तो फाइब्रोइन जो है ना वो भी एक सेकेंडरी प्रोटीन है और बीटा प्रोटीन है। कैसा है? बीटा प्रोटीन है। तो पहला बीटा केराटिन हो गया, दूसरा फाइब्रोइन। अच्छा, मैंने कहा था केराटिन की हार्डनेस, केराटिन हार्ड प्रोटीन होती है, इसकी हार्डनेस इज ड्यू टू सिस्टीन। एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, वो क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मैंने बताया था। इसकी वजह से केराटिन की हार्डनेस होती है। क्या होती है? केराटिन की हार्डनेस होती है। केराटिन हार्ड होता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, केराटिन की हार्डनेस किसकी वजह से होती है? सिस्टीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? सिस्टीन की वजह से होती है। अब आपको पता है, मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। वो चीज़ क्या है? ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आगे चलिए। अब इसको पहले इतना तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। आगे चलें, आगे ही इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज प्रोटीन को। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है भाई, इसको भी समझिए। आप याद रखना, टर्सरी का मतलब दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे एक्टिव फॉर्म ऑफ, मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो दिस इज द मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर, मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है? यही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, इसी में प्रोटीन फंक्शनल होता है। और ये आप कह सकते हो दिस स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। मोस्ट ऑफ प्रोटीन इसी स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे एंजाइम भी इसी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे बॉन्ड देख लेते हैं, कौन कौन सा बॉन्ड है। तो अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बॉन्ड था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड था, और यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, बिना पेप्टाइड बॉन्ड के तो होगा नहीं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और तीसरा यहाँ पे एक नया बॉन्ड जुड़ गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान सुनना, अभी मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के, अगर आपको दे दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड ना, आप याद कर लेना कि वो टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, पहले आप समझिए। तो मतलब देखिए यहाँ बॉन्ड के नंबर बहुत ज़्यादा हो गए। ऑल बॉन्ड, यहाँ देखना, ऑल बॉन्ड्स आर फाउंड विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड, विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड ले लो आप, एक पॉलीपेप्टाइड है ये, इसी में सारे के सारे बॉन्ड, कहीं इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है, फिर ये तोड़ मरोड़ के ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लिया, फिर ये तोड़ मरोड़ के ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना लिया, फिर इसी में आयनिक बॉन्ड, सब मिला जुला के ये इतने बॉन्ड इसमें बन जाते हैं ना कि ये प्रोटीन जनरली कैसी हो जाती है, ग्लोब्यूलर हो जाती है। कैसी हो जाती है? ग्लोब्यूलर हो जाती है। इतने सारे बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं तो प्रोटीन पूरा गोल गोल हो जाती है, और गोल गोल जो प्रोटीन हो गई वही उसका जो है ना फंक्शनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट, इसकी एक बड़ी अच्छे एक एग्जांपल मैं बता दूं, एक एग्जांपल होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन अगर आए, मायोग्लोबिन जानते हो, मसल हीमोग्लोबिन, मसल के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन को हम मायोग्लोबिन कहते हैं। वो टर्सरी प्रोटीन होती है। क्या होती है? टर्सरी प्रोटीन होती है। ओके, बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक मैं और अच्छी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का नाम लिया है, ठीक है, चलिए उसको मैं कभी बाद में बताऊंगी, उसको छोड़ देते हैं। अब ये तो गया टर्सरी प्रोटीन। अब एक लास्ट क्या है? क्वाटर्नरी प्रोटीन। क्या है? क्वाटर्नरी प्रोटीन। क्वाटर्नरी प्रोटीन में आप याद रखना, ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको कैसे समझना है, इसके अंदर टर्सरी प्रोटीन के सारे बॉन्ड होते हैं। टर्सरी प्रोटीन के सारे बॉन्ड इसके अंदर भी होते हैं। तो ऑल बॉन्ड्स ऑफ टर्सरी प्रोटीन बट विद इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अब आप कैसे इसको समझोगे देखना। टर्सरी प्रोटीन में मतलब कितने कितने बॉन्ड थे जरा देखो, यहाँ पे आप देखना इसको। पेप्टाइड बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, हाइड्रोफोबिक, आयनिक, ये सब टर्सरी में है, लेकिन सबके सब सेम पॉलीपेप्टाइड में, एक ही पॉलीपेप्टाइड में। लेकिन इतने सारे बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से, एक ये है एक ये है, इसके बीच में इतने सारे बॉन्ड हैं, तो हम इसको कहेंगे क्वाटर्नरी। क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है हीमोग्लोबिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको आप जरूर अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ। हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है? तो आप कहते हो क्वाटर्नरी। और एक है इंसुलिन, इंसुलिन भी क्वाटर्नरी प्रोटीन है। ठीक, आप देखिए हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं? 4, 2 अल्फा 2 बीटा पाया जाता है ना। तो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड है ना, 4 होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। एक और बात बता दूं, अल्फा में 141 अमाइनो एसिड होता है और बीटा में 146 अमाइनो एसिड होता है। और बीटा में ही बीटा चेन की 6th पोजीशन की जो अमाइनो एसिड होती है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है, और वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी जेनेटिक्स वगैरह में। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए चेन, देखो यहाँ पे भी 2 हो गया, ए चेन बी चेन, ए चेन बी चेन। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड होता है
और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड होता है। कभी कभी सवाल यहाँ से भी आ जाता है। तो हमने कहा था इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड की प्रोटीन होती है। तो हमेशा याद रखना जो बाद वाली है उसमें ज़्यादा अमीनो एसिड, देखो बाद वाले में ज़्यादा है 146, बाद वाले में ज़्यादा है ना। तो ये है क्वाटरनरी, क्या है, क्वाटरनरी। अब आपको समझ में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइमरी प्रोटीन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब प्रोटीन का भाई काम क्या है, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मेरी क्लास करते हो तो प्रोटीन के सारे फंक्शन भी आपको धीरे धीरे पता चलते चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ऐसे पॉइंट आएंगे जो मैं आगे आपको ऐड कराती जाऊंगी। प्रोटीन क्या है भाई, हार्मोन भी हमारा प्रोटीन नेचर का होता है, एंजाइम भी हमारे मोस्टली प्रोटीन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर वगैरह भी प्रोटीन होते हैं, ओके। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रख लेना कि प्रोटीन जो होता है, याद रख लेना, ठीक है, ये पूछा जाता है। प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। कैसा है, हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर का मतलब है डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड से बना है। डिफरेंट अमीनो एसिड मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक ही टाइप की अमीनो एसिड प्रोटीन बना दी, तो प्रोटीन में अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। हेटेरोपॉलीमर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीमर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे पॉज करती हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग लिपिड वगैरह पढ़ेंगे, फैट, फैटी एसिड, ऑयल, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। एक अच्छी सॉलिड स्टडी करनी है, बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, अच्छा टीचर बनना है, अच्छा नॉलेज आपको गेन करना है, तो ज़रूर जुड़िए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी तक आपको अगर कोई मेरे किसी वीडियो में अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप लोग बताइए, ठीक है। क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है कि मैं लापरवाही करूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि फर्स्ट थिंग हमारा क्या है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है। आप लोगों की वजह से हम लोग टीचर हैं, तो हम जो है हमारा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अच्छे से जो है ना चीज़ें बताऊं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको मुबारकबाद, और जो लोग एडमिशन लेना है अभी वो लोग भी फटाफट से एडमिशन ले लें, क्योंकि बाद में आप लोग परेशान होते हो, ठीक है। तो उससे अच्छा है आप लोग एडमिशन लीजिए, पढ़ाई शुरू करिए। ओके, थैंक यू।